साथियों नमस्कार, मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पे आप सभी आशा लगाए बैठे हैं कि एडमिशन फॉर्म कब आएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो विद्या ज्ञान की टोल फ्री नंबर है उस पर बात हुई कि सितंबर माह के अंत तक फॉर्म आने की पूरी संभावना है। फॉर्म को आप लोग एक तरफ रखिए, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए जो जो सब्जेक्ट आते हैं उनकी आप तैयारी ज़रूर करें। जैसे ही कोई अपडेट होगा आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर मिल जाएगा और आशा करता हूँ सबसे पहले आपको जानकारी इसी चैनल पर मिलेगी। इसलिए आप इस चैनल को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको जब कभी भी कोई भी न्यू अपडेट हो तो आपको सबसे पहले मिल सके। तो उसी की तैयारी के संदर्भ में आज हम गणित के 20 प्रश्न लेकर के आए हैं। मेरे साथ कॉपी और पेन लेकर के तैयार रहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न बेहद आसान है। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 98 का गुणनखंड नहीं है? तो गुणनखंड नहीं है तो यानी जो संख्या 98 है निम्न संख्याओं से न कटे वो उसका गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि 7 से ये कट रही है, 14 से भी कट रही है और 49 दूना 98 होता है उससे भी कट रही है। यहाँ पर एक 8 ऐसी संख्या है जिससे 98 नहीं कट रहा है, अतः 8 जो है 98 का गुणनखंड नहीं है, यानी ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न भी बेहद आसान है। 14 और 24 के बीच की विषम संख्याएं कौन सी हैं? तो देखिए 14 के बाद चूँकि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, जो हमारे प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनमें एक विषम और एक सम होती है, तो ये दोनों सम संख्याएं, तो इनके बीच में 14 के बाद 15 होगी, 15 के बाद 17 होगी, 17 के बाद 19 होगी, 19 के बाद 21 होगी और 21 बाद 23 होगी। तो ऐसा ऑप्शन जो है आपका बी वाला सही है। तो यहाँ से 14 और 24 के बीच 15, 17, 19, 21, 23 यानी बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है? तो सबसे पहले हम इनको भाग कर लेते हैं। जब 2 को हम 15 से भाग करते हैं तो आता है 0.13, जब 3 को 10 से भाग करते हैं तो आता है 0.3 और 4 को जब हम 21 से भाग करते हैं तो आता है 0.19 और जब 11 से 100 को भाग करते हैं तो आता है 0.09। इसलिए यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है जो बी है वो 0.3 यानी सबसे बड़ा है। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 4 है, 2 मेज़ों का मूल्य उतना ही है जितना कि 4 कुर्सियों का। यदि एक मेज़ का मूल्य 250 रुपये है तो एक कुर्सी का मूल्य क्या होगा? चूँकि एक मेज़ का मूल्य 250 रुपये है तो इसलिए 2 मेज़ों का मूल्य जो है वो 500 रुपये होगा। तो 2 मेज़ों का मूल्य 4 कुर्सियों के बराबर है, तो हम 500 रुपये को जब 400 से भाग कर देंगे तो हमारा ऑप्शन जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 125, यानी ऑप्शन सी वाला बिल्कुल यहाँ से सही है। इसलिए ऐसे प्रश्नों को पहले आप ध्यान से समझ लें और उसके बाद ऐसे प्रश्नों को करें जिससे गलती की गुंजाइश 0 रहे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न प्रतिशत से है। एक कार का मूल्य 80,000 रुपये है, अगर मूल्य को 10% कम कर दिया जाए तो नया मूल्य क्या होगा? क्योंकि 80,000 का 10% निकालेंगे ये 8,000 आएगा और आप 8,000 की छूट मिल जाएगी, तो 80,000 में से जब 8,000 निकाल देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 72,000, यानी कार का जो नया मूल्य होगा वो अब 72,000 होगा। ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं, इन पर आप प्रैक्टिस करें, अधिक से अधिक परसेंटेज के क्वेश्चन अवश्य करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पुनः एक परसेंटेज से ही है कि एक स्कूल में 900 विद्यार्थी हैं, यदि इसमें 38% लड़कियां हों
तो स्कूल में कितने लड़के हैं। तो सबसे पहले हम 100 में से 38 को घटा देंगे जिससे पता चल सके कि लड़के कितने हैं। तो 100 में से जब हम 38 घटाएंगे तो आ जाएगा 62, तो यानी 62% हमारे लड़के हैं। तो 900 का 62% निकाल देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 558, यानी ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न हमारा एकिक नियम यानी यूनिटरी मेथड का है। यदि 12 संतरों का मूल्य 9 रुपये 60 पैसे है तो 5 संतरों का मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले हम 12 से 9.6 को भाग कर देंगे तो हमारा 0.8 आएगा, यानी 80 पैसा प्रति संतरे का मूल्य है। तो 5 के लिए निकालना है तो हम 80 पैसे को 5 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 400, यानी 400 पैसे, तो यानी इसके रुपए बना लेंगे तो हो जाएगा ये 4 रुपये, यानी 5 संतरों का मूल्य जो है वो 4 रुपये होगा। यानी यहाँ से ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा। ये प्रश्न भी आपका एक जरूर आता है, इसलिए ऐसे प्रश्नों को आप लोग अधिक से अधिक प्रैक्टिस अवश्य करें। ये भी प्रश्न आपका यूनिटरी मेथड जैसा ही है। यदि $1 का मूल्य 12 रुपये 40 पैसे हो तो 24,800 में कितने डॉलर होंगे। तो सबसे पहले हम 24,800 को 12.40 से भाग कर देंगे, तो भाग करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2000, यानी 24,800 में हमारे $2000 होंगे। तो यहाँ से ऑप्शन आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न प्रतिशत से ही है, लाभ हानि से है। यदि एक घोड़ा 250 रुपये में खरीद कर 200 रुपये में बेच दिया जाए तो हानि प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले इसका क्रय मूल्य 250 रुपये है, विक्रय मूल्य आपका 200 रुपये है, तो इसकी हानि निकालेंगे तो हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो आ जाएगा 50 रुपये। तो हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100, और इसको हल कर देंगे तो ये आ जाएगा 20%, यानी घोड़ा जो है 20% की हानि पर बेचा गया है। लाभ हानि प्रतिशत का भी कक्षा 5 में बहुत अच्छा चैप्टर दिया है, वहाँ से इनको आप कर सकते हैं। थोड़े एडवांस क्वेश्चन आते हैं इसलिए आप अन्य बुकों का भी सहारा लें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, एक घन की भुजा 17 सेंटीमीटर है, घन का आयतन क्या होगा। बहुत सीधा सा घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, यानी भुजा की घात 3। तो आप 17 को 3 बार गुणा कर देंगे, गुणा करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आएगा 4313 घन सेंटीमीटर या 4913 सेंटीमीटर क्यूब। आप कोई भी आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। मैंने क्यूब लिखा तो आप यहाँ से ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसलिए घन है, घनाभ है, आयत है, वर्ग है, इनके आप क्षेत्रफल और इनके आयतन, जिनके आयतन होते हैं घन और घनाभ के, उनके सूत्र आप बहुत आसानी से याद कर लीजिए। ऐसे प्रश्न काफ़ी आते हैं। चलिए बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, 18 को रोमन संख्या में कैसे लिखा जाएगा। अगर आपको रोमन संख्याएं आती हैं तो इसका आंसर लिखने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। तो अगर आप ऑप्शन यहाँ से सी देखें तो ऑप्शन सी जो है वो 18 को व्यक्त कर रहा है रोमन नंबर में। रोमन नंबर्स आप सीख लीजिए, एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। अगला बेहद आसान प्रश्न है, वर्ग के सभी अंतःकोणों का योग होता है। तो वर्ग हो चाहे वो आपका आयत हो, इन सब के अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। ठीक इसी प्रकार से किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। इन्हें हमें याद रखना। ऐसे ही पंचभुज, षष्ठभुज, इनके भी अंतःकोणों का योगफल हमें ज्ञात कर लेना है। अगला प्रश्न थोड़ा बीजगणित जैसा आपको लग सकता है। यदि a बराबर 2 और b बराबर 3 हो तो 17a-5b का मान क्या होगा। तो आप 17 a लिखा है वहाँ 2 लिख दीजिएगा, तो 17 इंटू 2 यानी 34 हो जाएगा, -5 इंटू b का मान 3 है, रख देंगे तो 5 3 15, तो 34 में से 15 जाएगा 19
आ जाएगा। ऐसे प्रश्नों की आपको प्रैक्टिस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 4, 7, 1, 9 अंकों से बनी हो। तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले छोटा अंक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा अंक लिखते हैं। तो इस प्रकार से इसमें 1 सबसे पहले आएगा, उससे के बाद 4 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, उसके बाद 9 आएगा। तो इसलिए ये संख्या हमारी बन के तैयार हो जाएगी 1479, यानी आपका ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बड़ी और छोटी संख्या बनाने की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इस प्रकार का एक प्रश्न आपको जरूर मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा आपके सामने है, 3 किलोग्राम चीनी में 25-25 ग्राम के कितने पैकेट बनेंगे। तो चूंकि 1 किलोग्राम में होता है 1000, तो 3 किलोग्राम में हो जाएगा 3000। इसको जब हम 25 से भाग कर देंगे तो भाग करने पर जो भी आंसर आएगा यानी 120 आपके पैकेट बने। अगला प्रश्न है, 3 संख्याओं का औसत 24 है। इन तीनों संख्याओं में एक संख्या 18 तथा दूसरी संख्या 19 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम, चूँकि औसत जो है वो 24 है, 3 संख्याओं को, तो 24 को हम 3 से गुणा कर लेंगे तो 24 नहीं 72 आ जाएगा। तो ये हो गया तीनों संख्याओं का योग यानी 72। अब हमारे पास 2 संख्याएं हैं 18 और 19, दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये 37 आ जाएंगी। अब हम 72 में से जब 37 घटा देंगे तो तीसरी संख्या निकल आएगी। 72 से जब 35 घटा देंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी 35। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। औसत भी चैप्टर आप लोग देख लीजिए, इससे भी एक प्रश्न कभी न कभी जरूर आता है, इसलिए इस चैप्टर को वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आप लोग रखिए। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से 1576 का सैकड़े के निकटतम मान है। तो सैकड़ा जो है हमारा यहाँ पे देखेंगे आप तो 5 है। तो 5 या 5 से अधिक हो तो एक ऐड कर देते हैं, और अगर वो 5 से कम है तो उसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर सैकड़े के जगह पर हो जाएगा 6, यानी संख्या बन जाएगी 1600, अर्थात ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न भी एक आते हैं। अगला प्रश्न है, रजत ने स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां 40 दिन की हैं। यदि छुट्टी 28 मई को शुरू होती हैं तो स्कूल किस दिन खुलेगा। तो 28 में देख लो, 28 मई जो है आपकी 31 की होती है, 3 दिन इधर हुए तो आपके बचे 37 दिन। जून में होते हैं 30 दिन, तो उधर आप निकाल दीजिए 30, तो बचे आपके पास 7, यानी तो आपका 7 यानी 7 जुलाई को स्कूल खुलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपका हिसाब किताब से है। रमा ने 250 ग्राम गाजर 8 रुपये में खरीदी, 1 किलोग्राम गाजर की कीमत क्या होगी। तो आपको याद रखना है, चूँकि 250 ग्राम 250 ग्राम और 250 ग्राम 250 ग्राम यानी 1 किलो में होता है आपका 1000 ग्राम। तो ये 250 का 4 गुना है, तो इसलिए मूल्य भी आपका 4 गुना हो जाएगा, यानी 8 चक्कू 32, यानी 32 रुपये का 1 किलो गाजर मिलेगा। तो अगला प्रश्न 20 170 अंश के संपूरक का पूरक है, यानी संपूरक कोण होता है 180 अंश। तो उसको पूरा करने के लिए 10 डिग्री इसमें और मिलाना पड़ेगा, तो ये संपूरक कोण बन जाएगा। तो अर्थात यहाँ से ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। उम्मीद है कि ये 20 प्रश्न आपको ज़रूर पसंद आए होंगे और आप अपनी तैयारी को इसी प्रकार से करते रहें, तो आपकी तैयारी के साथ हम भी हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। हम इस प्रकार की वीडियो दिन प्रतिदिन बनाते रहते हैं और पूरी अपडेट भी आपको देते रहेंगे। तो फिर मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।